नमस्कार, मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक आसपास विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 9 दोबारा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक आसपास का विषय पर्यावरण अध्ययन। इसका पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस कक्षा से पहले हमने इसी पाठ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक सेंट्रल स्कूल की मैडम, केंद्रीय विद्यालय की एक अध्यापिका, जो एक एडवेंचरस टूर पर निकली हैं। उन्होंने डायरी में अपने अनुभव लिखे और बताया कि कैसे उनका ये पूरा एडवेंचर शुरू हुआ, कैसे वो अपने समूह की लीडर बनी, कैसे उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग की या कैसे उन्होंने नदी पार की। फिर एक मीजो लड़की के साथ वो अपने ग्रुप के साथ भटक भी गई और कैसे उन्होंने अपने ग्रुप को दोबारा ढूंढा और उनके साथ यूनाइट किया। उनके ये सभी अनुभव हमने इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट में पढ़े। हमने देखा कि कैसे वो पहले पूरे एडवेंचरस टूर में घबरा रही थी और डर रही थी, अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करने से हिचक भी रही थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने कुछ एडवेंचर्स कर लिए, जैसे जब उन्होंने नदी पार कर ली, तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए उनमें खुद ब खुद ताकत आ गई। बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को भी मिला। हमने जाना कैसे समस्याओं का सामना उनसे लड़कर किया जाता है, उनसे डर कर नहीं। उन मैडम ने अपनी सारी समस्याओं का, अपने सारे डर का सामना बड़ी हिम्मत से किया और लास्ट में विजयी साबित हुई। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का द्वितीय भाग। इस भाग में हमारे चर्चा के बिंदु हैं डायरी लेखन की जानकारी। अपने अनुभव वो अभी भी डायरी के माध्यम से हमें बता रही हैं। हम देखेंगे कि आगे वो डायरी कैसे लिखती हैं। पर्वतारोहण की जानकारी व अनुभव। अभी हमारे पास पर्वतारोहण के और अनुभव आने भी बाकी हैं। कैंपिंग की जानकारी, कैसे कैंपिंग करते हैं, कैसे शिविर लगाते हैं, तंबू गाड़ना आदि, उसकी जानकारी। और बछेंद्री पाल जी के पर्वतारोहण का सफर। बछेंद्री पाल जो हमारी माउंट एवरेस्ट की पर्वतारोही रही हैं, उनका पर्वतारोहण का सफर कैसा था, हम इस भाग में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो का द्वितीय भाग। ये एक समूह है, कोई एक ग्रुप है जिन्होंने किसी पर्वत पर चढ़ाई की, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा जिसे हम कहते हैं, वो भी है। तो कोई भारतीय समूह है जिसने किसी पर्वत पर चढ़ाई की है। इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे। आगे चलिए इस पाठ को देखते हैं। अब डायरी लेखन पहुंच गया है 15 फरवरी पर। आज जब ये डायरी लिख रही हैं तो क्या तिथि है? आज है 15 फरवरी। डायरी लिखना कब से शुरू हुआ था? 2 फरवरी से। समय समय पर जब भी इन मैडम को टाइम मिलता है तो वो क्या करती है, अपने अनुभव अपनी डायरी में उस तारीख के साथ लिख देती है। इससे हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। इन तारीखों से ही हमें पता चला कि उनका डायरी लेखन का सफर 2 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन एडवेंचर टूर 1 तारीख से शुरू हो गया था। डायरी उन्होंने अगले दिन से लिखनी शुरू की। उसके बाद 5 फरवरी, फिर 10 फरवरी, ऐसे जब भी उन्हें समय मिलता है वे डायरी लिखती हैं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर पा रही हैं। यहां पर क्या अनुभव है, चलिए पढ़ते हैं। एक खास मुलाकात। एक खास मुलाकात, ये किसी से मिलने जा रही हैं। आइए जानते हैं किन से। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। किन से मिल रही है? बछेंद्री पाल। उम्मीद है आपने इनका पहले नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। जिस समय ये टूर चल रहा है उस समय तक बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। उन्हें सिर्फ उस समूह में चुना गया था चढ़ाई करने के लिए। वे अभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी से आशीर्वाद लेने आई थी। जिस कैंप में ये मैडम है जो अपने एडवेंचर टूर हमको बता रही हैं, उस कैंप में कौन आई है? बछेंद्री पाल, ताकि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनसे आशीर्वाद ले सके अपने अभियान से पहले। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। सब लोग बैठे थे, बड़ा अच्छा माहौल था।
सब गा बजा रहे थे और आती हैं बछेंद्री पाल। वो क्या करने आई थी? ब्रिगेडियर साहब से आशीर्वाद लेने। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। और बछेंद्री ने भी क्या किया? एक पहाड़ी गीत गाया और नाचा। कौन सा गीत था? बेड़ू पाको बार मासा काफल पाको चैता मेरी छैला। ये उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। इसे बछेंद्री पाल ने गाया और उनके कैंप में डांस किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। और हमारी डायरी लेखिका जो मैडम है वो कह रही हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि यही बछेंद्री क्या करेंगी आगे जाके, प्रथम भारतीय महिला बनेंगी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चलिए अब इनका एवरेस्ट का सफर देखते हैं। ये चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कौन है ये? यही है बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। आइए अब हम इनका अनुभव जानते हैं। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। 12 साल की एक छोटी लड़की है जो अपने स्कूल से पिकनिक के लिए गई। जैसे आप लोग के स्कूल भी एक्सकर्शन के लिए या पिकनिक के लिए या एजुकेशनल टूर के लिए जाते होंगे, वैसे ही एक 12 साल की लड़की अपनी स्कूल पिकनिक पर थी। वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और फिर सभी दोस्तों के साथ खेलने लगी। और खेलते खेलते कुछ ऊपर कुछ ऊपर कुछ ऊपर करते करते वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। अब ऊपर तो खेलते खेलते चढ़ गए और ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अब वापस उतरने में दिक्कत हो गई। रास्ता भी नहीं पता, कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ डर भी लग रहा होगा। वहां था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। तो उन्हें क्या हो रहा था? एक तो अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से ठंड थी, शरीर काम ना कर रहा हो और डर भी लग रहा था। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। अब रात हो गई है, कहीं जा भी नहीं सकते, आसपास भी कुछ नहीं है, पूरी रात उन्हें वहीं रुकना था। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। ये उत्तरकाशी के नाकुरी गांव की एक कहानी है और ये किसकी कहानी है? बछेंद्री पाल जी की। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यही जो हमारी कहानी में पाठ में भी सबसे शुरू में दिया गया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बछेंद्री पाल जी ने भी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी से ही उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण सीखा था। आगे बढ़ते हैं। एक धमाका। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। उसके बाद बछेंद्री पाल ने क्या किया? महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी पर्वतारोहण की। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। 1984 में ही बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया कि भाई एक समूह जाएगा और माउंट एवरेस्ट को फतेह करेगा। उस समूह की एक सदस्य बछेंद्री पाल जी को भी रखा गया। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी। कुल 18 लोग उस टीम में चुने गए जो पर्वतारोहण करेंगे, जिनमें से 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। सब तंबू गाड़कर सो गए। लगातार वो लोग पर्वतारोहण करते रहे, चढ़ाई करते रहे और 15 मई को ये 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। लेकिन बहुत ज्यादा चढ़ाई के कारण क्या हुआ? सभी लोग थक गए और उन्होंने सोचा कि तंबू गाड़कर हम यहीं पर आराम कर लें। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका और रात को लगभग 12:30 बजे क्या हुआ? बड़ी तेज धड़ 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 करके आवाज होने लगी और एक बहुत ब्लास्ट जैसी धमाका बहुत तेज हो गया। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया। और क्या हुआ? इतनी तेज हवाएं चली, इतना तेज धमाका हुआ कि टेंट पूरा उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई और आसपास से कोई भारी चीज आई और उनसे आकर टकरा गई।
बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई और बछेंद्री पाल मानो पूरी बर्फ की चादर में लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई और इतना बड़ा धमाका था कि सभी लोगों को चोटें आ गई, सबको नुकसान हुआ, टेंट भी उड़ गया। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। क्या हुआ? बछेंद्री पाल बर्फ की चादर में पूरी ढक गई और उन्हें निकालने के लिए टीम मेंबर्स ने क्या किया? कुल्हाड़ी ली और खोद खोद कर बर्फ हटाई ताकि उनको निकाला जा सके। उनका सिर जख्मी था। क्या हुआ? बछेंद्री पाल जी को सिर में चोट लगी और उनका सिर जख्मी हो गया। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। क्या हुआ था? बर्फ का तूफान आया था। बर्फ के तूफान में क्या होता है? बहुत तेज हवाएं पहाड़ों पर चलने लगती हैं, उनसे बर्फ भी उड़ने लगती है और ऊपर से भारी बर्फ नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं, बहुत ठंड लगती है। इसी कारण से उनका टेंट उड़ गया और कोई चीज उनसे आके टकराई। वो क्या थी? वो बड़ी बड़ी बर्फ की शिलाएं हो सकती है। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए और कुछ लोगों को लगा कि नहीं, अब ये अभियान इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसमें हमारी जान को खतरा हो सकता है। हम इसके बाद पर्वतारोहण इस कार्यक्रम में जारी नहीं रख सकते और वो नीचे वापस बेस कैंप जहां से उन्होंने शुरू किया था, अपना पहला शिविर लगाया था, वहां पर लौट गए। कुछ लोग जब लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी, लेकिन बछेंद्री पाल लौटकर बेस कैंप नहीं गई। उन्होंने क्या किया? अपना सफर जारी रखा और वो चढ़ाई करती गई। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली में से कहते हैं सागर माथा, पर कदम रखा। ठीक है? कब? 23 मई 1984। अभी हमने पाठ में पढ़ा ना कि जो डायरी लेखिका है वो मैडम कह रही हैं कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये बछेंद्री पाल कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी या यही वो महिला बनेगी जो प्रथम भारतीय महिला होंगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि उनकी डायरी लिखी जा रही थी फरवरी माह में, 2 फरवरी, 5 फरवरी, 18, 20 फरवरी, और इन्होंने कब चढ़ाई की? 23 मई को। जब ये आशीर्वाद लेने आई थी कैंप में ब्रिगेडियर साहब से, उसके कुछ माह बाद इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी। इसीलिए मैडम वहां पर कह रही थी कि मुझे नहीं लगता था कि बछेंद्री कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी। तो ये था 23 मई 1984, 1:07 और 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है? उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। और कितने लोग थे वहां चढ़ाई करने वाले? 2, एक बछेंद्री और एक उनके साथी। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। और चोटी कैसी होती है? पहाड़ की चोटियां बड़ी नुकीली चोटियां होती है। ऊपर ऐसा नहीं है कि कई लोग एक साथ खड़े हो सके, नहीं, वो ऊपर जाते 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 एक कोन की शेप ले लेता है और ऊपर बिल्कुल एक चोटी बनी रहती है। तो उस चोटी में 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। अगर वहां से पैर फिसल जाता तो फिर रुकने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी, फिर हजारों फुट नीचे गिरते और फिर से अपनी चढ़ाई करनी पड़ती। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तो उन्होंने क्या किया? एक कुल्हाड़ी ली और उसे गाड़ दिया। जब वो एक बड़ी चट्टान में कुल्हाड़ी गड़ गई तो कैसे काम करने लगी? एक हुक की तरह। और फिर रस्सी लेके उस हुक से अपने आप को बांधा ताकि उस चोटी पर जहां 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, 2 लोग थोड़ी देर के लिए कुछ खड़े हो सके। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। जब उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह वहां पर लगा दिया, उसे गाड़ दिया, रस्सी बांधकर वहां खड़े हुए, तब जाकर वे वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी। बछेंद्री को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतनी बर्फ में वो थी, पर खुशी से झूम भी रही थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा ली थी, उसकी चढ़ाई कर ली थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे।
उन्होंने क्या किया, वहां पहले माथा टेका, ईश्वर का धन्यवाद दिया और वहां पर तिरंगा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसे भी गाड़ा कि एक भारतीय महिला ने और इस पर चढ़ाई कर ली है। और कई सारे वहां पर अपनी तस्वीरें भी ली, फोटोग्राफ खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। और उस चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर वो कितनी देर रही? करीब 43 मिनट उन्होंने वहां पर बिताए। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत से बछेंद्री पाल सबसे पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा और दुनिया में इनसे पहले सिर्फ 4 महिलाओं ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। दुनिया की वो 5वीं महिला है। ठीक, भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये है कहानी बछेंद्री पाल जी की, जो अभी कैंप में आई थी ब्रिगेडियर साहब से आशीर्वाद लेने। 18 फरवरी सन 1984। देखिए, यहां तारीख लिखने से हमें अब समझ में आने लगा है कि अब कहां पर वापस कैंप की स्टोरी शुरू हो गई है। आ रहा है ना समझ में? ये बछेंद्री पाल जी का जीवन का एक पर्वतारोहण का अनुभव था जो आपको बताया गया। अब वापस कैंप। अब कितनी तारीख हो गई है? 18 फरवरी। 2 फरवरी से ये डायरी लेखन का काम शुरू हो रखा है और आज हो गई है 18 फरवरी। 1 फरवरी से कैंप स्टार्ट हुआ था। अब पूरे 18 दिन इस कैंप को हो गए हैं। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। ये सभी लोग जो डायरी लिख रही हैं मैडम, इनका ग्रुप, ये लोग कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं? 2134 मीटर। हमें रात को यहीं रुकना था और अब क्या योजना है कि रात को यहीं रुका जाएगा। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। अब चूंकि इनको रुकना है, यहीं पर रात बितानी है, तो कैसे रुकेंगे? पहले टेंट लगाएंगे। एक बार जब टेंट लग जाएगा उसके बाद ये सब उसमें रुक सकते हैं। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी जिसमें हवा रुकी रहती और ठंड नहीं आती। इन्होंने अपने पास क्या रखा था? 2 तह वाली प्लास्टिक की शीट, जिससे टेंट भी बनाया जा सके और जिसको नीचे भी बिछाया जा सके। इससे क्या होगा? बाहर से या ऊपर से भी ठंड नहीं आएगी और नीचे से भी ठंड नहीं लगेगी। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए। तो इन्होंने पहले क्या किया? चारों तरफ कुछ खूंटे लगा दिए जिनसे रस्सी बांधी जा सके और फिर उसके आसपास टेंट लगाया। चारों तरफ खूंटे लगाकर टेंट बना दिया ताकि उसको बांधा जा सके और टेंट इधर उधर ना जाए। पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। लेकिन इतनी ऊंचाई पे क्या होता है, हवाएं भी बहुत तेज चलती। तो जब वो टेंट लगा रहे थे तो एक तरफ से जब उन्होंने टेंट बांधा तो वो दूसरी तरफ से उड़ गया, फिर दूसरी तरफ से बांधने लगे तो पहली तरफ से उड़ गया। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे और बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत करने के बाद ही टेंट लग पाए। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। फिर इन्होंने क्या किया, अपना जो इनका टेंट बना है उसके चारों तरफ नाली खोदी। ये एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करती है ताकि छोटे मोटे कीट पतंगे टेंट में न घुस पाए। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। पूरा दिन चलना, इतनी मेहनत करनी, इतने एडवेंचर्स काम करना, उसके बाद टेंट लगाना, उसमें क्या हो जाता है, बहुत भूख भी लग जाती है जब आपको पूरा खाना ना मिला हो। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया और इन्होंने क्या किया, पत्थरों से चूल्हा बनाया। वैसे हम खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कुछ लोग गैस यूज करते हैं, कुछ इंडक्शन भी यूज करने लगे हैं, कुछ सोलर कुकर भी यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पारंपरिक चूल्हे भी होते हैं जिनमें खाना बनाया जा सकता है। कई तरह से चूल्हे बनते हैं। इन लोगों ने क्या किया, पत्थर से चूल्हा बनाया। इस तरह से कुछ पत्थर रख के और यहाँ पर लकड़ी की जगह इन्होंने पत्थर लिए और उससे चूल्हा बनाया। लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। उसके बाद कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, चूल्हा जलाया और उस पर अपने लिए खाना बनाया खाने के लिए। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की।
देखिए कितना इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे काम किया, कितना जरूरी काम है कि उसके बाद खाना बनाने में कुछ सब्जियां कटी होंगी, उनके छिलके निकले होंगे, कुछ फलों के छिलके हो सकते हैं, कुछ बर्तन हो सकते हैं, कुछ पत्तल हो सकते हैं जो इन्होंने फेंकने थे, तो वो सब इन्होंने वहीं पर इकट्ठा करके अपने पास रख लिया ताकि आसपास गंदगी ना फैले। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। सोने के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किए? स्लीपिंग बैग। क्या होते हैं स्लीपिंग बैग? हमारे पास जहां सोने के लिए बहुत ज्यादा सामान ना हो, किसी एडवेंचरस टूर पर या घर से बाहर अगर हमें अपनी रात की व्यवस्था करनी है तो लोग अपने साथ क्या रखते हैं? स्लीपिंग बैग। ये एक बैग के जैसा होता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, और बीच में से ये खुल जाता है। इसमें चेन होती है और इस चेन को खोलकर आप इसमें एंटर कर सकते हैं और फिर चेन को बंद कर सकते हैं। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती है। इन्होंने क्या कर रखा था? जो इनके बैग थे उसमें पंख थे भरे हुए, उससे क्या होता है? गर्मी बनी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने बैग देखा तो उन्हें लगा कि क्या इसमें नींद आ जाएगी? इतना छोटा सा बैग, हमें तो खुलकर लेटने की सोने की आदत होती है, इसमें आप बिल्कुल कंजस्टेड होकर लेट जाते हैं, और ये मैडम सोच रही हैं कि क्या इसमें नींद आ जाएगी। लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। लेकिन इतने थक रखे थे कि उस बैग में घुसते ही इनको नींद आ गई। सुबह जागे तो बर्फ गिर रही थी, सफेद सफेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ, और इतनी ऊंचाई पर रात को जब ये सो गए तो सुबह जब इन्होंने देखा तो क्या हो गया? स्नोफॉल, बर्फबारी हो रही थी। इंग्लिश में हम कहते हैं स्नोफॉल। सुबह बर्फ गिर रही थी। कैसे गिरती है बर्फ? छोटी रुई के कतरे जैसी बहुत हल्के वजन की बर्फ होती है जब वो ताजी पड़ रही होती है। वाह, देखते ही मजा आ गया, और ये देखकर ये बड़े खुश हो गए। बहुत सुंदर वहां पर स्नोफॉल हो गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफेद दिख रहे थे, और सफेद रंग की बर्फ से जब आसपास की सब वनस्पति, सब चीजें ढक जाती है तो कैसा हो जाता है? बिल्कुल सफेद हो जाता है। आज हमें बर्फ और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था, और अब बर्फ पड़ने के बाद क्या हुआ? इन्हें 2700 मीटर की चढ़ाई पर चढ़ना था, और अब उस बर्फ में चढ़कर जाना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियां दी गई। चढ़ाई या ढलान का उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं रहता, तो वहां पर उनको छड़ियां दी गई ताकि आप छड़ी टेक कर, कुछ आइडिया लगाकर, कुछ सहारा लेकर चढ़ाई कर सके। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे, और फिर छड़ी लेकर धीरे 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 ये लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे, बर्फ में थोड़ी फिसलन भी हो जाती है तो पैर भी फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे, और दोपहर तक ये और ऊंचाई के पहाड़ों पर पहुंच गए। वहां हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले। वहां इन्होंने क्या बनाया? स्नोमैन। बर्फ से अलग अलग चीजें बन जाती हैं, तो इन्होंने बर्फ से क्या बनाया? स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से खूब खेला। कैंप का आखिरी दिन। आज इस कैंप का आखिरी दिन है। 1 फरवरी से शुरू हुआ ये कैंप आज 21 फरवरी को अपने अंतिम दिन पर है। 21 फरवरी है आज जब ये डायरी लिखी जा रही है, और आज कैंप का है आखिरी दिन। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। इस तरह के कैंप्स में क्या होता है? शाम को कैंप फायर, आग जलाई जाती है, उसके चारों तरफ बैठकर अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, गतिविधियां की जाती हैं ताकि सभी का मनोरंजन हो सके। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। सभी ग्रुप्स के क्या थे? अपने अपने प्रोग्राम थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। और फिर कुछ प्रोग्राम हुए, कुछ हंसी मजाक हुई, किसी ने गाना सुनाया, किसी ने डांस किया, किसी ने चुटकुले सुनाए, और ऐसा करते करते रात के 12 बज गए और पता भी नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ? ब्रिगेडियर साहब उठे और उन्होंने मैडम को बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, और ये मैडम घबरा गई कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी।
पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। लेकिन उन्होंने किस लिए बुलाया था? उन मैडम को शाबाशी देने के लिए, उन्हें पूरे कैंप का बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड देने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड उनको दे रहे थे। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर था और ब्रिगेडियर साहब ने उन मैडम के सिर पर अपना हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे और वो मैडम कुछ इमोशनल हो गई और रोने लगी। तो ये था इस कैंप का, इस शिविर का आखिरी दिन और पूरे एडवेंचरस टूर का भी अंतिम दिन। अब कुछ गृह कार्य देखते हैं। कुछ प्रश्न है दिए गए। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? अभी हमने पढ़ा कि पहाड़ में उन्होंने जब टेंट लगाया था, कुछ देर वो उड़ा, कुछ परेशानी हुई, आखिर में टेंट लगा और उसके चारों तरफ नाली खोदी गई। प्रश्न ये है कि नाली क्यों खोदी गई थी? पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? पर्वतारोहण को एक एडवेंचर कहा जाता है, एक साहसी कार्य कहा जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे काम हैं और क्यों उन्हें एडवेंचर कहा जाता है, ये आप बताइएगा। कल्पना करो तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहां कैसा लग रहा है? अब इमेजिन करो, आंखें बंद करके सोचो कि तुम एक पहाड़ पर हो, कैसा लग रहा है तुमको, क्या क्या दिख रहा है? सोचो, अपनी कल्पनाओं में लाओ, पहाड़ में क्या क्या दिखाई देगा, क्या क्या करने को मन कर रहा है और क्या करने की इच्छा कर रही है, आप उस स्थिति में हैं। कल्पना करो और बताओ लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों जाते होंगे लोग एडवेंचर के लिए? इसका उत्तर दीजिएगा। कोई दो उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। कोई भी दो उदाहरण देके बताइए कि कैसे ये एक एडवेंचर है, कैसे इसमें बड़ा रोमांच है, बड़ा साहस है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते? अगर आपको यह मौका मिले कि आपको पहाड़ पर जाना है तो पहले कुछ तैयारी करेंगे, क्या तैयारी होगी वो? अपने साथ क्या क्या ले जाते, क्या क्या सामान अपने साथ रखोगे, क्या क्या आवश्यक सामग्री हो सकती है जो हमें ले जानी है, अपने शब्दों में लिखो। इसे लिखकर एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप किसी पहाड़ पर जाते, क्या क्या तैयारी करते और क्या क्या सामान लेकर जाते। ये आपका गृह कार्य है। तो इस पाठ में डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, ये था इसका द्वितीय भाग, सेकंड पार्ट। इसके हमारे चर्चा के बिंदु थे डायरी लेखन की जानकारी, हमने जानकारी ली कि कैसे डायरी लेखन में समय समय पर तिथियां दी गई थी। पर्वतारोहण की जानकारी व अनुभव, कैसे पर्वतारोहण किया, कैसे कैंप लगाए, कैसे शिविर लगाए। कैंपिंग की जानकारी, टेंट लगाना, खाने की व्यवस्था करना, उस सब की जानकारी ली। और बछेंद्री पाल जी के पर्वतारोहण का सफर, और हमने जाना कि बछेंद्री पाल जी ने कैसे पर्वतारोहण किया, कैसा उनका सफर रहा। तो ये था पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो का द्वितीय भाग, और यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य संबोध के साथ। धन्यवाद।